पढ़ाना है, महाद्वीप विस्तार से पढ़ाना है एक एक करके। कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा, जिसे देखिए तो एशिया महाद्वीप है। एशिया के बाद आपका अफ्रीका आएगा जो बहुत ही गरीब है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है। उसके बाद चौथे क्रम पर आता है दक्षिणी अमेरिका। 5वें क्रम पर अंटार्कटिका आता है जहां पर बर्फ से ढका है। और 6ठे क्रम पर यूरोप हमारा आता है। 7वें पर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका और चौथे पर दक्षिणी अमेरिका। 5वें पर हमारा अंटार्कटिका है और 6ठे पर यूरोप, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सब से रेखाएं भी गुजरती हैं, जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब रेखाएं। और एक आर्कटिक रेखा होता है। इन सब रेखाएं किस किस महाद्वीप से गुजरता है, आपको पहले थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरा समझ जाओगे कि हाँ, कभी आप भूलोगे नहीं कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरता है। उसके बाद आपको मैं विस्तार से एक एक देश के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर प्रमुख झीलें क्या है, घास के मैदान क्या है और सब ज्वालामुखी क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, और प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे जो यहाँ की सबसे बड़ी। हाँ, महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप तो महाद्वीप 7 है। पहला एशिया, एशिया। दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और चौथा आपका आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आपको ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। 6ठा आ जाएगा आपका यूरोप, कौन सा, यूरोप। और 7वां आ जाएगा आपका सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इन सब बात को समझने से पहले कौन सी रेखा किससे गुजरती है, इसको समझने से पहले आपको ग्लोब में समझना होगा। तो ये आपका क्या, रेखा को जानना होगा कहाँ पर कौन सी रेखा होती है। यहाँ मध्य में होता है विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हो। क्या बोलते हो, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर ये आपका कर्क रेखा है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ऊपर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री। इसी प्रकार ये नीचे भी 23.5 डिग्री होता है और 66.5 नीचे भी होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। क्योंकि इसे समझना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। आगे तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन इसे जब तक आप समझोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि एशिया किस रेखा पर आता है, किस रेखा पर आता है, कर्क रेखा या विषुवत रेखा या मकर रेखा कहाँ पर है। लोकेशन नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस बातों को समझना है। तो ये कर्क रेखा नीचे उतने ही साइड में मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकर रेखा। और इस रेखा को बोलेंगे अंटार्कटिका और इसे बोलेंगे आर्कटिक। इसे क्या बोलेंगे, आर्कटिक। एक अंटार्कटिका रेखा हो जाएगा और एक क्या, आर्कटिक रेखा होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री, कितना, 90। तो टोटल यदि लाइन की बात करोगे तो ऐसे जो रेखाएं होते हैं इसको अक्षांश बोलते हो, और जो सीधे ऐसे रेखाएं होते हैं इनको देशांतर कहा जाता है। ये ग्लोब में आप देखे होंगे, ऐसे जो रेखाएं होते हैं इनको क्या बोला जाता है, देशांतर। और जो सीधा सीधा रेखाएं होते हैं इनको बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश से ताप या मौसम का निर्धारण किया जाता है, ताप या मौसम के। और जो देशांतर होता है इसमें टाइम या तिथि का
समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। जो आपका देशांतर होता है, जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं होती है उसे क्या बोलोगे, देशांतर। और जो पूरब से पश्चिम होगा, जो पूरब से पश्चिम, ये आपका पूर्वी देशांतर है। कौन सा, पूर्वी देशांतर है। और ये आपका पश्चिमी देशांतर है। तो पूरब से पश्चिम की जो रेखाएं होती हैं इन्हें आप क्या बोलोगे, अक्षांश बोलोगे। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आप ऐसे समझ जाओ एक एग्जाम्पल से, जो ऐसी खड़ी खड़ी रेखा है, जो ऐसी खड़ी खड़ी रेखा है इसको क्या बोलोगे, अक्षांश बोलोगे। और जो नहीं सॉरी, ये जो खड़ी खड़ी रेखा है इसको क्या बोलोगे, देशांतर। और जो ऐसी रेखा है, ये देखो ऐसी रेखा है, इसको क्या बोलोगे, अक्षांश। मतलब पूरब से पश्चिम वाली रेखा को क्या बोलोगे, अक्षांश। और जो खड़ी खड़ी रेखा है इसे क्या बोलोगे, देशांतर बोलोगे, देशांतर बोलोगे। यदि देशांतरों की संख्या बोलोगे तो 360, और अक्षांश ये 90 इधर और 90 इधर, अब बीच में एक 0 होता है, इनको मिलाकर 181 हुआ। कितना हुआ, 181। तो ये बातें हो गया। अब आपको ये समझना है कि कर्क रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव में होता है। और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में होता है 23.5। दो बात समझ गए कि 23.5, ये देखो ए वाली रेखा और ए वाली रेखा, ये 23.5। अब बीच में तो ये आपका क्या है, विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हो। तो ये दो रेखा को आपको समझना है। 23.5 मकर रेखा जो दक्षिणी ध्रुव में होता है, और कर्क रेखा 23.5 जो उत्तरी ध्रुव में होता है। और आर्कटिक रेखा ये उत्तरी ध्रुव में है, अंटार्कटिका रेखा ये दक्षिणी ध्रुव में है। ये तो ध्रुव की बात हो गया। ध्रुव 90 डिग्री। अब इस पर क्या होता है, सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ता है और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ध्रुवों के ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और ये भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। अब बात को यहाँ ये समझना जरूरी नहीं है कि ये क्या है। अब यहाँ पर ये समझना है कि किस महाद्वीप पे कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। आज के बाद आपको भूलना नहीं। इसे लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसे मैं हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। जैसे अपना प्यारा भारत है तो भारत यहीं पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर। अभी मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। वर्ल्ड रुक जाओ, ये है देखो, हाँ दिख रहा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखो ये मकर रेखा गई है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, मकर रेखा पर है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, और ये यूरोप है, ये वाला क्षेत्र यूरोप, और ये अफ्रीका, और ये आपका एशिया। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, एशिया। तो कौन सी रेखा कहाँ गुजरती है, किस पर कौन सी रेखा गुजरती है, इसी बात को समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं कि मतलब ये बीच में क्या होता है आपका, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसी को बोला जाता है भूमध्य। ये भू के मध्य है, और ऊपर आपका ये कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ऊपर आर्कटिक रेखा, कौन सा, आर्कटिक 66.5, और इसी प्रकार 23.5 ये मकर रेखा, मकर रेखा। यदि आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक कर ही देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 66.5 डिग्री ये आपका क्या होगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये आपको याद करने के, छोटे के साथ छोटा, देखो कर्क ये छोटा है देखने में, ये आर्कटिक भी छोटा है,
आर्कटिक छोटा है, मकर बड़ा है और अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका ये आपका देखने में बड़ा है, मतलब बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। जैसे आपको उत्तर लेंस और अवतल लेंस बताया गया था, उसी प्रकार इसको भी याद कर सकते हो। मतलब दूर दृष्टि के साथ उत्तर लेंस और निकट दृष्टि दोष के साथ अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। मतलब मकर के साथ अंटार्कटिका और कर्क के साथ आर्कटिक। ये ध्यान रखना, ये उत्तरी ध्रुव में और ये क्या दक्षिणी ध्रुव में। अब बात करें, अब यहाँ आपको 3 बार आम लिखना है, आम आम, और यहाँ जीवन संभव नहीं से कट कर दो ऐसे, मतलब लोग रहते नहीं, और आम। अब कवि 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 ऐसे आप लिख लो। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे हटा दूँ। हाँ, ये देखो आप आम 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 ऐसे आम 3 बार ऐसे लिख दोगे और 3 बार कभी ऐसे लिख दोगे। ये आपको लिखने का तरीका है, ऐसे आप लिख दोगे। अब एशिया से कौन कौन सी रेखा, पहले तो इसका मतलब समझ जाओ। आ का मतलब आर्कटिक, कौन सा आर्कटिक रेखा, और का मतलब कर्क रेखा, कर्क रेखा, और वी का मतलब विषुवत रेखा, कौन सी विषुवत, विषुवत रेखा, और माँ का मतलब मकर रेखा, कौन सी मकर रेखा। अब देखो एशिया में 1 2 3 आ रहा है, का आ रहा है और वी आ रहा है। मतलब एशिया से आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और क्या विषुवत रेखा गुजरती है। कौन कौन सी रेखा, आर्कटिक, कर्क और क्या विषुवत। मैप में दिखा रहे हैं आपको, देखो ये आपका क्या है एशिया, ये बड़ा वाला एशिया। तो ऊपर एक कौन सी रेखा है 66.5, ये आपका आर्कटिक रेखा है, कौन सी आर्कटिक रेखा है। और नीचे जैसे आ जाओगे तो भारत को देखो, ये कर्क रेखा क्रॉस करती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा हो गया, और विषुवत रेखा ये 20 से जा रहा है, एशिया के इंडोनेशिया से होते हुए ये ऊपर है, ऐसे निकल गया है, मालदीव से करीब के होते हुए ये विषुवत रेखा निकल गया। तो एशिया से 3 रेखाएं, कौन कौन सी, आर्कटिक, कर्क और क्या विषुवत रेखा ये गुजरती है। अफ्रीका से, ये ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, इससे भी तीनों रेखाएं गुजरती है, लेकिन इसका विशेष योगदान नहीं है। जो मेन रेखाएं हैं वो मकर, कर्क और क्या विषुवत रेखा। तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, और किसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती नहीं है। कौन कौन सा, मकर रेखा, कर्क रेखा और क्या विषुवत रेखा। एक बार देख लेते हैं अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका में, ये देखो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका में देख लो, ये ऊपर क्या है कर्क रेखा, और ये क्या है विषुवत रेखा, और ये नीचे ये बोत्सवाना, नामीबिया से होते हुए मकर रेखा भी गुजरती है। ये आप ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। तो मकर, कर्क और क्या विषुवत रेखा। अब बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका ये ऊपर है, उत्तर साइड में है, इसीलिए इसका नाम उत्तर। तो इसमें आर्कटिक और क्या कर्क रेखा है, आर्कटिक और कर्क रेखा है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये क्या, ये देखो आर्कटिक है, ये ऊपर आर्कटिक रेखा कनाडा से होते हुए, और ये नीचे आ जाओगे तो ये कर्क रेखा, कौन सी रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री इससे गुजरता है। देख ली। अब बात करें दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका से मकर और क्या विषुवत रेखा गुजरता है। तो मकर रेखा और क्या विषुवत रेखा। अंटार्कटिका ये आपका नीचे का है, अंटार्कटिका ये क्या, ये है, ये आपका अंटार्कटिका है। बाकी आप देख लो, हाँ ये दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है दक्षिणी
अमेरिका है, जिसमें सबसे बड़ा ये ब्राज़ील आपको दिख रहा है, इससे भी 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक का नाम मकर रेखा और एक का नाम विषुवत। ये विषुवत देखो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए आगे जाता है। ठीक, अब आपको यूरोप देखना है। यूरोप से सिर्फ कौन सा आर्कटिक रेखा गुजरता है, कौन सा आर्कटिक रेखा, और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। तो आपको याद कैसे करना है, सीधा सीधा 3 बार ऐसे आम लिख दोगे, आम 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 और आम, और कभी 3 बार ऐसे लिख दोगे, ये आपका कभी 3 बार ऐसे आप कभी लिख दोगे। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब आपको देखना है महाद्वीप, जिसमें पहला महाद्वीप होगा आपका कौन सा ले, हाँ दक्षिणी अमेरिका लेते हैं। क्या, दक्षिणी अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका यदि क्रम में देखोगे महाद्वीप के क्रम में, तो ये चौथे क्रम पर आता है। किस क्रम पर, चौथे क्रम पर आता है। अब एक एक देश को पहले, तो इसमें 13 देश हैं। कितने देश हैं, 13 देश। 13 देश को कंसीडर किया जाता है, जिसमें सबसे दक्षिणतम देश जो आपका है वो अर्जेंटीना है, और चिली से उससे लगा हुआ है अर्जेंटीना। इसके अभी दक्षिणतम सबसे शहर बताया जाएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताया जाएगा, यहाँ की जो सबसे ऊंची राजधानी है, इन सब बातों को बताया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी नदी, अमेज़न के जंगल भी और नदियाँ पाई जाती है, अमेज़न नदी, अमेज़न नदी। और कौन सी रेखा किस देश से गुजरती है, कौन सी रेखा किस देश से गुजरती है, ये भी आपको देखना है, ये भी आपको देखना है। इसको बोलोगे मकर रेखा, मकर रेखा, और इसको बोलोगे विषुवत रेखा। कौन से, विषुवत। अब इसमें देख लो 13 देश कौन कौन से, पहले ये समझ लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सबसे बड़ा आपका ब्राज़ील है। उसके बाद यहाँ पेरू आ जाओगे, बोलिविया, पराग्वे और चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ये आपके 13 देश हैं। कितने देश हैं, 13 देश हैं। इसमें भी आप देख लो ये 13 देश। यहाँ देखो ये इक्वाडोर है, यहाँ पर कोलंबिया है, और ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला है। यहाँ पर इसके साइड में गुआना है, उसके बाद सूरीनाम है, फिर फ्रेंच गुआना है। ब्राज़ील ये बड़ा सा सबसे येलो कलर वाला, ये आपका ब्राज़ील। इसके साइड में ये लगा है पराग्वे। उसके बाद ये बोलिविया, बोलिविया ये लंबा सा है आपका जो दिख रहा है, चिली है। क्या है, चिली है। कॉपर राजधानी अभी सब बताया जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है। और ये अर्जेंटीना, जहाँ पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये उरुग्वे है, उरुग्वे है। तो ये 13 देश हो गए। एक बार पुनः आप देख लो। और दक्षिण में देखोगे, लोकेशन की बात करें तो ऐसे आप खींचोगे तो ऊपर क्या होगा, उत्तर, और नीचे दक्षिण। ये पूरब होगा और ये क्या, पश्चिम होगा। ये इसका पश्चिम होगा। तो इस साइड में देखते हैं तो इसमें दक्षिण प्रशांत महासागर है। क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर है। एक एक चीज़ को, और ऊपर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से कनेक्टेड है, कौन सा है, पनामा देश है। पनामा देश है। यहाँ पर देखो ये है, ये क्या है, पनामा, पनामा देश है। यहीं पर डैरियन की खाड़ी भी है, यहीं पर पनामा की खाड़ी भी है। डैरियन और पनामा की खाड़ी भी है। आप मैप साथ में रखिए, उसमें देखते रहिए। और कैरेबियन सागर है, एक कैरेबियन सागर है इसके ऊपर। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। बीच में क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। इसे उत्तर अटलांटिक महासागर बोलोगे, इससे लगा है। और नीचे आ जाओगे तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है। कौन सा, दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो इसका ये लोकेशन हो गया कि साइड क्या है। तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको दिख रहा है येलो कलर में, ब्राज़ील है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो फ्रेंच गुआना है। कौन सा, फ्रेंच गुआना है। ध्यान से आप देख लीजिए ना।
तो यहाँ पर 13 देश हो गए। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और क्या? चिली। ये 13 देश हो गए। अब बात करें कि मकर रेखा से या विषुवत रेखा से, पहले विषुवत रेखा को समझते हैं। विषुवत रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, या विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरता है? 3 देश दिख रहे हैं। पहला क्या है? इक्वाडोर, और दूसरा हो जाएगा कोलंबिया, कोलंबिया और क्या? ब्राज़ील। तीसरा क्या हो जाएगा? ब्राज़ील ऐसा देश है जो विषुवत रेखा और मकर रेखा इससे दोनों से गुजरता है। अब मकर रेखा देखते हैं तो कितने देशों से गुजरता है? मकर रेखा 4 देशों से गुजरता है। पहला तो आपका चिली हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? चिली। और दूसरा देश की बात करें तो पहला हो गया चिली, और दूसरा देश की बात करें तो अर्जेंटीना है। आपका क्या है? ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हिंदी लिख लेना। तो अर्जेंटीना हो गया। तीसरा पराग्वे हो गया। तीसरा आपका देश क्या हुआ? पराग्वे हुआ। और चौथा ब्राज़ील हुआ, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आएगा? ब्राज़ील। तो 4 देश गुजरते हैं। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और क्या? ब्राज़ील। ये 4 देश किस रेखा, कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। और विषुवत रेखा 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और क्या? ब्राज़ील। आप लिखते जाइए, पेन कॉपी साथ में रखिए, मैप भी साथ में रखिए और लिखते जाए। इसके पढ़ाने के बाद जो भी 2 या 3 सेशन लगेगा, पढ़ाने के बाद आपको दक्षिणी अमेरिका एकदम ईजी लगने लगेगा। मैप में नज़र आएगा हाँ ये क्या हो रहा है। मैप देखने का तरीका भी बता दें कि ऊपर क्या होगा? उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, और ये आपका पूरब होगा, ये आपका पश्चिम होगा, ये आपका क्या होगा? पश्चिम। कहीं पर भी मैप रहे, मैप आप देखो तो ऐसे बना लो प्लस का चिन्ह, और उस पर दिशा ऐसे निर्देशित कर दो और ये समझ में आएगा हाँ ये उत्तरी वाला हिस्सा है, ये दक्षिणी वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा 3 देशों से और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील 4 देशों से गुजरता है। कुल देशों की संख्या बात करें तो 13, और सबसे बड़ा ब्राज़ील है। सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राज़ील है, लिखते जाइए ब्राज़ील। और सबसे छोटा की बात करें तो आपका फ्रेंच गुयाना है। कौन सा? फ्रेंच गुयाना। सबसे छोटा फ्रेंच गुयाना है। ये बातें लिख लीजिए। उसके बाद अब आपको समझना है कि लैंडलॉक कंट्री क्या है। कौन से ऐसे देश हैं जो सीमा नहीं बनाते? किससे? समुद्र से सीमा नहीं बनाते। आप मैप में देखकर बता दो कौन से 2 देश हैं जो समुद्र से सीमा नहीं बनाते। मैप साथ में रखा तो एक पराग्वे है और दूसरा बोलिविया। 2 देश ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा नहीं बनाते, अर्थात ये लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन से? लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन कौन से? बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और क्या? पराग्वे। ये 2 देश ऐसे हैं जो सीमा नहीं बनाते। सीमा नहीं बनाते मतलब समुद्र से सीमा नहीं बनाते। अब बात करते हैं, आपको आंसर देना है। ब्राज़ील से लगभग सभी देश लगे हैं, लगभग सभी देश लगे हैं, और 2 देश नहीं लगे हैं। 2 देश नहीं लगे हैं। कौन कौन से 2 देश नहीं लगे हैं वो आपको बताना है। एक इक्वाडोर हो गया, यहाँ से देखो इक्वाडोर हो गया, ये नहीं लगा है। और ये आपका क्या? चिली भी नहीं लगा है। कौन सा? चिली। तो 2 देश ब्राज़ील से नहीं लगा है, ब्राज़ील से नहीं लगा है। कौन कौन से 2 देश? एक चिली और दूसरा इक्वाडोर।
या इक्वाडोर और क्या चिली, दो देश ब्राज़ील से नहीं लगे हैं, बाकी सभी देश ब्राज़ील से लगे हैं। हो सकता है आपको इसमें ना समझ में आए तो इसमें देख लो। देखो ब्राज़ील से दो देश नहीं लगे हैं, बाकी सभी देश लगे हैं। देख लीजिए, लगे हैं ना, तो दो देश नहीं लगे हैं। अब टोटल हैं 11, ध्यान देना, टोटल देश कितने हैं? 11। यदि इसमें से दो देश नहीं लगे हैं तो ब्राज़ील से कितने देश लगे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, कितने देश ब्राज़ील से लगे हैं? आपका आंसर आया 11, जो कि क्या है? गलत है, 11 नहीं होगा, 10 ही देश होंगे। ब्राज़ील से 10 ही देश लगे हैं, क्योंकि एक स्वयं ब्राज़ील हो गया, 10 2 12, 12 1 क्या 13 हो जाएगा। तो ब्राज़ील से 10 देश लगे हैं। ये बात समझ गए? अब दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांका गुहा। यहाँ पे जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कोटोपैक्सी, टिटकाका झील, इन सब बारे में आपको जानना है, तो वीडियो पर लगे रहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इन सब बात आप लिख लो, इसे हटा रहे हैं। तो सबसे पहले एंडीज पर्वत को समझते हैं। ये आप देख रहे हो, ये साइड में ये जो लगा है, यही आपका क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से देखिए, ये आपका क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जैसे आपका हिमालय है, वो नवीन पर्वत का उदाहरण है। कैसा? नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, वैसे ये भी नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। और यहाँ ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची श्रृंखला है। हिमालय के बाद ये इसका दूसरे क्रम पर इसका नंबर आता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, आपको दिख रहा होगा, एकांका गुहा, ये दिख रहा है, देखो ये यहाँ पर है एकांका गुहा, 6960 जूम करके ब्लर कर रहा है। एकांका गुहा मैप होगा, वहाँ देख लेना। ये एकांका गुहा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किस? एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांका गुहा, जो अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो आइए लिखते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है एकांका गुहा। 6960 मीटर है। कितना है? 6960। एक बार पुनः देख लेते हैं, ये 6960 ये है ना। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848.03 मीटर है। कितना है? ये हिमालय की है, जो नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी 8848 है और ये लगभग 7000 के करीब है। किलोमीटर नहीं, मीटर में ध्यान देना। 6960 मीटर है इसकी सर्वोच्च चोटी एकांका गुहा, जो यहाँ पर है अर्जेंटीना में है। कितना है? अर्जेंटीना में। पर्वत तो एक मतलब पर्वत श्रृंखला तो लंबी श्रृंखला होती है, लेकिन उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो सबसे ऊंचा होता है, उसी को चोटी बोला जाता है। तो हिमालय का था माउंट एवरेस्ट 8848.03 मतलब 3 मीटर था। अब बात करें तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तीसरा बात करें तो हिमालय के बाद या दूसरी ऊंची श्रृंखला है।
तो हिमालय के बाद यह दूसरी ऊंची श्रृंखला है। ये ध्यान रखना, हिमालय के बाद यह दूसरी ऊंची श्रृंखला है और यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये ध्यान देना कि यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत से क्या क्या बातें आता है? सबसे इसकी ऊंची चोटी, और ये भी बताना है कि यह किस किस देश में फैला है। तो देश देख लेना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे ज़्यादा ये चिली से लेकर ऐसे चिली में है, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इन सब देशों में विस्तार रूप से फैला है, विस्तार रूप से फैला है। अब बात करें कोटोपैक्सी का। कोटोपैक्सी यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी यहाँ का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए पहले मैप में देखते हैं कोटोपैक्सी है कहाँ। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में। ये 5896, 5000 ये ब्लर दिख रहा है क्या? यहाँ ये इक्वाडोर है, यहीं पर आपका कोटोपैक्सी है। हो सकता है दिखता ना हो। तो कोटोपैक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यहीं पर चिम्बोराजो चोटी भी है, तो ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, चिम्बोराजो चोटी करके। तो लिख लेते हैं कोटोपैक्सी। क्या? कोटोपैक्सी, पैक्सी। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आप लिखते जाइए, मुखी का उदाहरण है और ये सबसे ऊंचाई पर है, विश्व सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। कौन सा? कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ, यहाँ पर मृत्यु ज्वालामुखी भी है, इसे पहले लिख लो तो हटा दें। कोटोपैक्सी ये लिख लेना। इसकी ऊंचाई कितना है कोटोपैक्सी की? 5896, 5896। अब बात करें यहाँ पर मृत्यु ज्वालामुखी भी है। मृत्यु ज्वालामुखी ये ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। चिली और क्या? अर्जेंटीना के मध्य है जो मृत्यु ज्वालामुखी। मृत्यु ज्वाला का मतलब इस पर अब कोई प्रक्रिया एक्टिविटी नहीं है। असक्रिय का मतलब अभी इस पर एक्टिविटी है। तो क्या है? इसे लिख लेते हैं ओजोस डेल सलाडो, डेल सलाडो। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं सलाडो। तो इसकी ऊंचाई होगा, इसकी ऊंचाई दिया है 6908, 6908 मीटर। एक किसका उदाहरण है? मृत्यु ज्वालामुखी का। कौन सा? मृत्यु ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी का। और किस देश में है? तो चिली और क्या? अर्जेंटीना में। चिली प्लस अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। ये दो देश में है, चिली और अर्जेंटीना। चिली वही जो कॉपर राजधानी, कॉपर के लिए फेमस है, वही चिली। और अर्जेंटीना में क्या? पंपास घास के मैदान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अभी आगे बताया जाएगा पंपास घास के मैदान और एक कॉपर संबंधित चिली को भी बताया जाएगा। तो मृत्यु ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो 6908 मीटर। और कोटोपैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। हाँ, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। किस देश में है कोटोपैक्सी? कोटोपैक्सी किस देश में है इसे भी आप लिख दो, इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में इसे लिख देना, इक्वाडोर। इन सब बातों को लिख दो। तो कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। आइए अब आगे देखते हैं। तो पेंटागोनिया, पेंटागोनिया देखते हैं, इसे हटा देते हैं, लिख लो। आइए,
पेंटागोनिया का मरुस्थल देखते हैं, ये नीचे है। कहाँ है? ये नीचे है, पढ़ लीजिए। ये आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल है जो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ गेहूं की खेती की जाती है। किसकी? गेहूं की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन, इसीलिए इसे रोटी का कटोरा भी बोला जाता है। अर्जेंटीना में। इसके ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पंपास घास के मैदान है। ये क्या है? पंपास घास के मैदान है। तो इन बातों पर चर्चा करना है। पहले आपको देखना है पेंटागोनिया। क्या? पेंटागोनिया। चलिए, पेंटागोनिया मैं साथ में रखिए का मरुस्थल, का मरुस्थल। मरुस्थल, मरुस्थल किसे बोलोगे? मरा हुआ स्थल, मरा हुआ स्थल जिससे कुछ प्राप्त। अब मरुस्थल दो तरह का होता है, एक शुष्क होता है और मतलब एक गर्म वाला होता है, एक ठंड वाला। जिस पर बर्फ पड़ता है वो भी मरुस्थल है, और जिस पर रेतें रहती हैं वो भी क्या? मरुस्थल है। जहाँ से कुछ उत्पादित न किया जा सके वो आपका क्या है? मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल यह वृद्ध छाया प्रदेश का उदाहरण है। यह वृद्ध छाया प्रदेश का उदाहरण है, प्रदेश का उदाहरण है, उदाहरण है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है यह शीतोष्ण है। शीतोष्ण आपको पहले ही बताया गया था, शीतोष्ण या उपोष्ण, उपोष्ण का उदाहरण है, का उदाहरण है। शीतोष्ण या उपोष्ण का उदाहरण है। आपको पहले ही यहाँ पर ऐसे ग्लोब बताया गया था कि ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। ये भी हिस्सा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। और ये क्या? उष्ण कटिबंध है। ये क्या है? बीच का आपका उष्ण कटिबंध है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन के साथ साथ ऊन उत्पादन और मांस, मांस। अब आपको देखना है पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, घास के मैदान। अगली हेडिंग डाल देना पंपास घास के मैदान। आपको दिखा दिए पंपास घास के मैदान। पुनः देख लेते हैं। ये अर्जेंटीना में है। ये देखो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये शीतोष्ण उष्ण ये पंपास में आएगा, इसमें नहीं, ये ध्यान रखना। अरे लगे हाथ भाई। तो इसमें लिखना क्या? शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण और उपोष्ण, उपोष्ण। ये क्या? इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीतोष्ण और उपोष्ण पंपास घास के मैदान में पाया जाता है। यहाँ गेहूं की खेती, यहाँ पर गेहूं की खेती होता है। गेहूं की खेती मैं पहले ही बोल दिया था। और सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसे क्या? रोटी का कटोरा भी बोला जाता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है किस घास के मैदान से? पंपास घास के मैदान पर। तो कुछ बातें ये दोस्तों था कि पंपास घास के मैदान और ये आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। थोड़ा मेरा तबीयत कम ठीक है, इसलिए आज क्लास इसी पर ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट मतलब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे और इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अभी आपको अमेज़न नदी बताया जाएगा, टिटकाका झील बताया जाएगा और गुआना उच्च भूमि क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, गुआना उच्च भूमि, अमेज़न की जो जंगल है, नदियां हैं, वहाँ रबर, चंदन, इन सब का उत्पादन किया जाता है। अमेज़न नदी चौड़ी है, ये विश्व की सबसे मतलब विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली की बात करें तो नील नदी है जो लंबाई में सबसे ज़्यादा है। बड़ी की बात करें मतलब चौड़ाई में क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा हो तो वह आपका क्या है? अमेज़न है।
अमेजन है। तो गुआदा उच्च भूमि के विषय में भी चर्चा करना है। एक बार अटकामा मरुस्थल जितने भी हैं इन सबको देखना है, लेकिन आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, ये आप एक बार पुनः देख लेना। यहाँ पर ये गुआना उच्च भूमि है, अटकामा मरुस्थल है, बोलिविया का पठार है, इन सब बात को, और ये पंपास घास के, कंपोस्ट घास के मैदान, और यहाँ पर एंजिल जल प्रपात, लानोस घास के मैदान, इन सब के बारे में अगले सेशन में आपको बताया जाएगा। तो इन सब बातों को यदि आपको समझ में आया तो इसे लिखिए और प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं।